बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम की इंडियन पॉलिटी की 10,000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे तथा उनके बारे में विस्तार से चर्चा भी करेंगे। पहला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितने माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इनमें विभिन्न प्रकार के कानून में चर्चा तथा नीतियों के बारे में चर्चा के लिए बैठकें बुलाई जाती हैं और संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। भारत की संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? भारत की संसद में लोकसभा तथा राज्यसभा, लोकसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो भारत की संसद में एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है, 3 सत्र। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसद का सत्र है? आपको बताना है कि भारत की संसद में एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं, उनमें से कौन कौन से 3 सत्र हैं। ऑप्शन ए है बजट सत्र, ऑप्शन बी है मानसून सत्र, ऑप्शन सी है शीतकालीन सत्र। यह तीनों ही सत्र भारत की संसद से संबंधित हैं, जो कि एक वर्ष में होते हैं और एक वर्ष में भारत की संसद में केवल 3 ही सत्र होते हैं। भारत की संसद में बजट सत्र किस माह से किस माह तक होता है? भारत की संसद में हमने 3 सत्र देखे। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, तीसरा शीतकालीन सत्र। और 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होना चाहिए। बजट सत्र का जो समयावधि है वह फरवरी से मई माह तक होता है। एक सत्र के अत्रावसान और दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के मध्य की अवधि को क्या कहा जाता है? मान लीजिए बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र मई में समाप्त हो जाता है, लेकिन उसके बाद आता है मानसून सत्र और मानसून सत्र और बजट सत्र की समाप्ति के बीच का जो समय होता है उसको अवकाश कहा जाता है। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। संसद का जो मानसून सत्र है उसकी समयावधि कब से कब तक होती है? अभी हमने बजट सत्र के बारे में देखा जिसकी समयावधि फरवरी से मई माह तक होती है। आपने न्यूज़ चैनल्स में कई बार देखा होगा कि बजट को फरवरी माह में प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह से संसद का जो मानसून सत्र है उसकी समयावधि जुलाई से सितंबर माह तक होती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। संसद में वर्ष में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, जिसमें से पहला है बजट सत्र जो कि फरवरी से मई माह तक होता है, दूसरा है मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक होता है, तीसरा है शीतकालीन सत्र जो कि नवंबर से दिसंबर तक होता है। संसद का प्रथम बैठक से लेकर सत्रावसान मध्य की अवधि है, यानी कि संसद का जो सत्र चलता है जैसे बजट सत्र है उसका प्रथम बैठक होती है, उसके बाद सत्रावसान यानी उत सत्र का समाप्ति के बीच की जो समयावधि है उसको हम सत्र कहते हैं। एक सत्र के अत्रावसान यानी एक सत्र के समाप्ति व दूसरे सत्र के प्रारंभ होने की मध्य की समय को अवधि को अवकाश कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं बच्चों, इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों में सुबह की बैठक का समय काल कब से कब तक होता है? बच्चों, संसद के दोनों सदनों में जब सत्र चलता है तो उसमें बैठकें होती हैं और उन बैठकों का एक समय निश्चित किया गया है, जिसमें से जो सुबह की बैठक है वह सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक होती है। उसके बाद लंच हो जाता है। किस सदन की बैठक के कार्य को कुछ निश्चित समय जैसे कुछ घंटे, दिन या सप्ताह के लिए निलंबित किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संसद की बैठक को यानी संसद की कार्रवाई को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाता है, जैसे कुछ घंटे के लिए, किस 1-2 सप्ताह के लिए, तो इस प्रक्रिया को स्थगन कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। राज्यसभा में अनिश्चित काल के लिए बैठक के स्थगन की शक्ति किसको है? यानी कि जब राज्यसभा में
बैठक को अनिश्चित काल के लिए, यानी उसमें समय नहीं बताया जाता है कि अगली बैठक कब होगी, तब इसके स्थगन की शक्ति किसको है? तो वह राज्यसभा के सभापति को है, और राज्यसभा के सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। जब सदन को बिना यह बताए स्थगित कर दिया जाता है कि उसे किस दिन आहूत किया जाएगा, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि जब लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति सदन को स्थगित कर देता है, लेकिन वह यह दिन नहीं बताता है कि अगली बैठक कब होगी, तब इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनिश्चित काल के लिए स्थगन। अगर सामान्यतः स्थगन होता है तो उसमें अगली बैठक का समय बताया जाता है। लोकसभा में बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति किसके पास है? अनिश्चित काल के लिए स्थगन अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि उसमें अध्यक्ष यह नहीं बताता है कि अगली बैठक कब होगी। राज्यसभा में अनिश्चितकाल के लिए स्थगन सभापति करता है, और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को यह शक्ति मिली हुई है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं। सुबह की बैठक 11 बजे से 1 बजे तक, और दोपहर के भोजन के बाद 2 से 6 बजे तक बैठकें होती हैं। स्थगन द्वारा बैठक के कार्य को कुछ निश्चित समय, जो कि कुछ घंटे, दिन या सप्ताह हो सकते हैं, के लिए निलंबित किया जाता है। स्थगन, अवकाश इत्यादि से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो आप इतना ध्यान रखिए कि जब संसद की कार्रवाई को निलंबित किया जाता है और उसका अगली बैठक का समय निश्चित होता है तो उसको हम स्थगन कहते हैं। लेकिन जब अनिश्चित काल के लिए स्थगन होता है तो लोकसभा अध्यक्ष अगली बैठक का समय नहीं बताता है कि वह कब अगली बैठक होगी। अनिश्चित काल के लिए स्थगन करने की शक्ति राज्यसभा में सभापति को और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को होती है। आप इस चीज़ को याद रखिए। कई बार बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं और स्थगन की शक्ति को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री लिख करके आते हैं, तो यह शक्ति सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष को दी गई है। अगला प्रश्न है, संसद के सदनों के सत्रावसान की शक्ति किसके पास है? मान लीजिए कि बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र का जो फरवरी से मई माह का समय है उसके बीच में सारी कार्रवाई पूरी हो जाती है, तो उसके बाद बजट सत्र को समाप्ति की शक्ति किसके पास है? यानी कि उसके बाद उस सत्र में बैठकें नहीं होंगी, तो यह सत्रावसान की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस सदन का विघटन नहीं होता है? यानी कि भारत की संसद या राज्यसभा की जो राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनमें से किसका विघटन नहीं होता, यानी उसकी समाप्ति नहीं होती है, यानी वह एक स्थायी सदन होता है। जैसे कि भारत का राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करता है। अगला प्रश्न है, किसी सदन के जीवन काल को समाप्त कर नए चुनाव की प्रक्रिया के प्रारंभ को क्या कहते हैं? किसी भी सदन, जैसा कि लोकसभा का जीवन काल आमतौर पर 5 वर्ष का होता है, उसकी समाप्ति पर नए चुनाव की प्रक्रिया के प्रारंभ को हम विघटन कहते हैं। यानी कि राष्ट्रपति विघटन के द्वारा लोकसभा के जीवन काल को समाप्त करता है। लोकसभा सदन का विघटन कौन करता है? इसके पहले ही प्रश्न में हमने देखा कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है, इसका एक निश्चित जीवन काल होता है। आमतौर पर यह जीवन काल 5 वर्ष का होता है, लेकिन असामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन 5 वर्ष के पहले भी कर सकता है, जैसे कि जब किसी बहुमत दल का नेता विश्वास पात्र नहीं रह जाता है। लोकसभा के विकसित होने पर निम्न में से कौन से कार्य समाप्त हो जाते हैं? जैसे मान लीजिए लोकसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है, उसके पश्चात वो विघटित होगी। अब विघटित होने के बाद जो लोकसभा में जो कार्य पेंडिंग रह जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? यानी जो प्रस्ताव, नोटिस, याचिकाएं हैं ये सभी समाप्त हो जाते हैं अपने आप। राष्ट्रपति तथा लोकसभा के विघटन की कुछ शक्तियों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी इसका विघटन नहीं होता है। उसके साथ साथ लोकसभा
एक अस्थायी सदन है जिसका विघटन होता है, और लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लोकसभा का विघटन कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने पिछले टेस्ट सीरीज में पढ़ा था कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसकी सलाह को राष्ट्रपति मानना अनिवार्य है। हाँ, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह में पुनर्विचार की संभावना होती है। विघटन के साथ ही लोकसभा का जीवन काल समाप्त हो जाता है और पुनर्गठन नए चुनाव के बाद ही होता है। यानी लोकसभा का विघटन हो गया तो उसका जीवन काल समाप्त, उसके बाद नए चुनाव होंगे और नए चुनाव के बाद नई लोकसभा गठित होगी। लोकसभा का विघटन दो कारणों से हो सकता है। स्वयं विघटित यानी जब उसका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए, जब राष्ट्रपति सदन को विघटित करने का निर्णय ले यानी असमान परिस्थितियों में। अगला प्रश्न है सदस्यों की न्यूनतम संख्या, यानी कि कितने सदस्यों की न्यूनतम संख्या उपस्थित होनी चाहिए सदन में कि उसका कार्य संपादित हो सके। तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों? किसी भी नीति को, किसी भी कार्य को करने के लिए सदनों में एक न्यूनतम संख्या निश्चित की गई है। अगर उतने सदस्य नहीं हैं तो उस सदन की कार्रवाई नहीं बढ़ेगी और इसको हम गणपूर्ति कहते हैं यानी कोरम। ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्य संख्या कितना भाग गणपूर्ति के लिए आवश्यक है? यानी कि मान लीजिए लोकसभा है तो उसमें लोकसभा अध्यक्ष को शामिल करते हुए कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग सदस्य होने चाहिए, तभी उसका कोरम पूरा माना जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। वर्तमान में लोकसभा में कोई कार्य संपादित करना है तो कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए? तो बच्चों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो भारत के संसद की लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 552 है। अब 552 का 1/10 मतलब 55 सदस्य अवश्य होने चाहिए। अगला प्रश्न है राज्यसभा में सदन की कार्रवाई संपादित करने के लिए कम से कम कितने सदस्य होने आवश्यक है? तो जैसा कि लोकसभा में है, सदन की कार्रवाई चालू रखने के लिए 1/10 सदस्य होना चाहिए यानी उसका कोरम पूरा होना चाहिए। उसी प्रकार राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। इस तरह से 25 सदस्य अवश्य उपस्थित होने चाहिए कोरम पूरा करने के लिए। अगला प्रश्न है लोकसभा संचालन के समय यदि कोरम पूरा नहीं होता है, मान लीजिए कि लोकसभा की कार्रवाई चल रही है और उसमें 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं है यानी कि 55 सदस्य उपस्थित नहीं है, तो लोकसभा को स्थगित किया जाता है। और यह स्थगित करने का लोकसभा को दायित्व किसका है? तो वह इसका दायित्व लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष की यह दायित्व है कि लोकसभा सदन में अगर कोरम पूरा नहीं है, कम से कम 55 सदस्य उपस्थित नहीं हैं, तो लोकसभा को वह स्थगित कर दे। इस स्थिति में कोई कार्यवाही या कोई भी बैठक पूरी नहीं होती है। सदनों के सदस्यों की न्यूनतम संख्या तथा सदन के कार्य संचालन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि सदन के सदस्यों की न्यूनतम संख्या जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है उसको हम कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य होना आवश्यक है, इसी को हम कोरम कहते हैं। लोकसभा सदन का कार्य संपादित करने के लिए कम से कम 55 सदस्य चाहिए यानी कि 552 का 1/10। राज्यसभा सदन का कार्य संपादित करने के लिए कम से कम 25 सदस्य होना आवश्यक है। आप लोकसभा तथा राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या जरूर याद रखिए, 552 और 250। इसी आधार पर 1/10 लोकसभा में 55 सदस्य और 1/10 राज्यसभा में अधिकतम 25 सदस्य। यदि सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होता यानी गणपूर्ति पूरी नहीं होती है तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति सदन को स्थगित करने का दायित्व होता है। अगला प्रश्न है संविधान के अनुसार सदन की कार्रवाई की आधिकारिक भाषा कौन सी होती है? जब भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इसी वजह से 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। जब अंगीकृत किया गया था तो उस समय आधिकारिक भाषा संसद की हिंदी और अंग्रेजी रखी गई थी, लेकिन अभी वर्तमान में भी हिंदी और अंग्रेजी ही है। सदन में किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार कौन दे सकता है? जब आधिकारिक तौर पर 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया तब सदन में जो भाषा थी कार्यवाही की वह हिंदी और अंग्रेजी थी, लेकिन वर्तमान में
किसी भी सदन का अध्यक्ष, यानी लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष है, राज्यसभा में सभापति, किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। भारत का महान्यायवादी संसद के किस सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी बच्चों जो कि भारत सरकार यानी संघ सरकार का एक कानूनी अधिकारी होता है और संघ सरकार यानी केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति ही इसको शपथ दिलाते हैं। संघ सरकार केंद्र सरकार का कानूनी अधिकारी होती है, यानी कानून के मामले में संघ सरकार की सहायता करता है और इसको लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों ही सदन में कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? मैंने पिछले प्रश्न में बताया आपको चर्चा के दौरान कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर महान्यायवादी भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और भारत के महान्यायवादी का मुख्य कार्य होता है केंद्र सरकार के कानूनी मामलों में केंद्र सरकार की सलाह यानी सहायता करना। तो बच्चों आप सभी को यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि ये जो महत्वपूर्ण इंडियन पॉलिटी संबंधित प्रश्नों की 10,000 प्रश्नों की एक सीरीज चल रही है इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।